हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीटेट पेपर 2 के लिए आपके सामने है बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हम आपको उस आधार पर पढ़ाएंगे जैसा आपको एग्ज़ाम में अपने लिए तैयार करना है, अपने एग्ज़ाम में आपको वैसे हैंडल करना है, वैसे हम आपको तैयार कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनिए। नंबर 1, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धति और विषयों का ज्ञान में दक्षता? बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता, क्या कई भाषा हमें आती है तो क्या हम पढ़ाने के लिए अच्छे हैं? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। पढ़ाने की उत्सुकता, क्या हम पढ़ाने के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं और हम अच्छे शिक्षक बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये तीनों गलत है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाने के लिए, शिक्षक बनने के लिए आपको धैर्य और दृढ़ता की बहुत ज़रूरत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, पेपर 2 में ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं और ऐसे बड़े क्वेश्चन मैं आपके सामने इसलिए लाया हूं ताकि एग्ज़ाम में देख के आपको इस क्वेश्चन को डर ना लगे। सिर्फ समझने की बात है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो सीटेट बिल्कुल हलवा है आपके लिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा? अभिभावक के लिए क्या सही होगा? अब अभिभावक कह रहा है कि एक स्कूल है, उसमें एक शिक्षक जो है वो बच्चों को कह दिया कि जाओ भाई, तुम्हें जैसा बैठना है बैठो, जो करना है करो। ठीक है, वो बच्चों को सिर्फ ये देखना चाहता था कि बच्चे को जो हम छूट देते हैं वो कर क्या रहे हैं। ठीक है, उसी वक्त एक अभिभावक आ गए बच्चे के, वो देखे कि यह क्या है, हम बच्चे को भेजने स्कूल में पढ़ने के लिए, सब बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई खेल रहा है, कोई बतिया रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई क्या कर रहा है। अब बच्चे को, अभिभावक को क्या करना चाहिए? क्या अभिभावक जो है वो प्रधानाचार्य के पास जाएगा? ऑप्शन ए हमारा है, अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे बच्चों का अनुभव करने दें। या ऑप्शन बी, क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है। अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। जी नहीं, ये कोई समस्या का हल नहीं होता। और ऑप्शन सी डी हमारा है, अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। जी नहीं, ये भी बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन डी भी हमारा बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ भी हो रहा है तो सबसे पहले हम शिक्षक से बात करेंगे कि भाई शिक्षक साहब, आप क्या कर रहे हैं? हम आपको अपने बच्चे को आपके पास लेके आए हैं पढ़ाने के लिए, आप कर क्या रहे हैं? तो शिक्षक, तब वो शिक्षक आपको बताएगा कि वो क्या सोचा है, कि वो देखना चाहता है कि बच्चे अकेले में कर क्या रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तार्किक रूप से, अगर जहाँ तार्किक रूप आपको दिख गया, ये तार्किक रूप, ठीक है, तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ करता है, ये दो चीज़ अगर आपको दिख गया तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए। और ढूंढना किसे है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? जी हाँ, ये होगा। संवेदिक प्रेरक अवस्था? ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। एग्जाम में आपको पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक। उसके बाद हर ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हुए और उसको निर्णय लेते हुए कि ये सही है कि गलत है, वहाँ से काटते हुए चले, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम बहुत कम होने वाला है। 1.5 घंटा कहने के लिए बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपके लिए वो टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो समझ भी नहीं आता। पेपर 2 बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है, मन का मानचित्रण संबंधित है, किससे संबंधित है? साहसिक कार्यों की क्रिया योजना। अगर मैं कोई साहसिक कार्य करूं तो क्या मन का मानचित्र बन जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मन का चित्र बनाने से, अगर मन में कोई मैं चित्र बना लूं किसी जगह का, किसी चीज़ का, तो क्या मन का मानचित्रण हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, जी हाँ, मन की क्रियाशीलता पर जब हम अनुसंधान करेंगे तब हमारा मन का मानचित्रण बनेगा। बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन मन की यहाँ क्या दे रहा है? मानचित्रण दे रहा है ना, मन का मानचित्रण। तो यहाँ पे क्या होगा? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान। ऑप्शन, क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? महंगी और सहायक सामग्री का प्रयोग करना। क्या हम महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग कर देंगे तो क्या बच्चा सीख जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये तो ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा है, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। क्या हम सरल और रोचक पाठ्य पुस्तक ला देंगे तो क्या बच्चा सीख लेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं। अगला ऑप्शन है सी, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। जी नहीं, ये भी नहीं होगा। क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। जी हाँ, हम क्षमता के अनुरूप शिक्षण पद्धति का प्रयोग करेंगे। अब ये नहीं कि बच्चा छोटा है आप पूरा भर भर के उसको दे दिए। बच्चा जैसा है, जिस हिसाब से है, कोई बच्चे दिमाग से थोड़े से कम होते हैं, कोई बहुत चतुर होते हैं, उस हिसाब से सबका आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता। तो बच्चों के हिसाब से हम शिक्षण पद्धति को अपनाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध करना। ऑप्शन बी, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ के उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन सी, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। ऑप्शन डी, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी का शिक्षण। क्या इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से जवाब दीजिए आप। देखिए ऑप्शन डी क्या कह रहा है, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए शिक्षार्थी का शिक्षण करना। क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं। मूल्यों के लिए शिक्षार्थियों का शिक्षण करेंगे हम? बिल्कुल गलत होगा ये। ऑप्शन सी कह रहा है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। कोचिंग आ गया, गलत है बिल्कुल, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी कह रहा है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना। बल तो देना ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल गलत। ठीक है, यह भी गलत। ऑप्शन ए हमारा, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभा का पोषण करने के अवसर उपलब्ध करना। जी हाँ, दो यहाँ पे दे दिया, एक अंतर्जात प्रतिभा, अवसर उपलब्ध करना, ये दोनों चीज़ से हमें पकड़ना है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेगेटिव को काटते हुए चलेंगे और पॉजिटिव को लेते हुए चलेंगे। यहाँ पे नेगेटिव बल दे दिया, यहाँ पे कोचिंग दे दिया, यहाँ पे मूल्य दे दिया, ये सब क्या है? नेगेटिव है। पॉजिटिव में क्या है? अवसर उपलब्ध करा दिया, ये पॉजिटिव है। अंतर्जात प्रतिभा को दिखा दिया, क्या है? पॉजिटिव है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? ऑप्शन ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी 12 एवं से ऊपर। ठीक है, 12 या उससे ऊपर। दूसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था, 0 से 2 साल। जन्म से 2 साल का क्या बच्चा अमूर्त चिंतन कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में क्या बच्चा अमूर्त चिंतन कर सकता है क्या? नहीं ना, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, इसमें भी बच्चा अमूर्त नहीं कर सकता।
अमूर्त चिंतन जो भी बच्चा करेगा वो किस में करेगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में 12 या उससे ऊपर साल से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। क्या अधिक से अधिक हम शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर दें तो क्या वो बच्चा सीख जाएगा? दो, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला देखते हैं। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करेगा। बहुत सारे व्याख्या देगा तो क्या बच्चा समझ जाएगा? ये भी सही नहीं होगा। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, मतलब पढ़ाओ कुछ नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम लेते जाओ, जैसे आजकल होता है सीबीएसई वाले में। जितने भी इंग्लिश स्कूल है, हर 2 महीने पे टेस्ट, हर 2 महीना पे टेस्ट, बच्चे परेशान होते हैं बिल्कुल। तो ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा है, वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे के अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बच्चों को जितनी बाहरी दुनिया हम दिखाएंगे, रटाना नहीं है, ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है। बच्चों को क्या हंसा खिलाकर, समझा कर, दिखाकर, कहानी सुनाकर और चित्र के माध्यम से जितना आप समझा सकते हैं उसे समझाएं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन से सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। ऑप्शन ए हमारा है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। क्या सीखना एक बहुत बड़ा व्यापक प्रक्रिया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा। सॉरी, यहाँ पे दिया क्या है? सबसे पहले हम देखें, विशेषता नहीं मानना चाहिए। ठीक है, नहीं मानना नेगेटिव में दे दिया है ना, तो हम पॉजिटिव को काटते हुए चलेंगे। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। सीखना लक्ष्योन्मुख होता है। लक्ष्योन्मुख यानी किसी लक्ष्य के लिए हम लोग सीखते हैं, ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन ये होगा नहीं। अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, मतलब ज़रूरी थोड़ी कि हम सिर्फ क्लासरूम में ही सीखें, बाहर निकल के भी हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ये भी सही है। पॉजिटिव हमें क्या देना है? यहाँ नहीं दिया है तो हमें नेगेटिव में खोजना है। अब क्या दिया है? शैक्षिक संस्था ही एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। क्या ही दे दिया, ये क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव को नेगेटिव से मिलाएंगे और क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला देखते हैं। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। ऑप्शन ए हमारा है, विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों को करने की सहायता की जानी चाहिए। मतलब उसको हमेशा सहायता करती जाए ताकि उसको अंदर से ये फीलिंग हो कि वो कमज़ोर है। बिल्कुल नहीं, उस बच्चों के अंदर ये चीज़ कभी नहीं देनी चाहिए कि वो अंदर से कमज़ोर है। चाहे वो किसी भी तरह से बच्चा बाधित हो, दृष्टि बाधित हो, या पैर से हो, या हाथ से हो, किसी भी चीज़ से हो, उसे हम मानसिक रूप से उसे कमज़ोर नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा है, बच्चे के साथ यानी विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहारिक किया जाना चाहिए। जी हाँ, सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि कक्षा में अगर कोई दृष्टि बाधित है तो उसको हम क्या करेंगे? उसको सामान्य रूप से उसको देखना है हमें कि वो जो बच्चा है उसको मन के अंदर हीनता की भावना ना आए अपने लिए कि मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो। उसे ऐसा ना लगे, कभी भी उसे नीचा ना दिखाए या उसके सहायता के लिए बहुत सारे लोग ना इकट्ठा, उसे सामान्य रूप से देखा जाए। ठीक है, और जितना भी श्रव्य सामग्री है उसके लिए उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। जी नहीं, ये विशेष व्यवहार करना ही नहीं है। डी है, विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। क्यों भाई, निचले स्तर के क्यों कहा? उसको हर कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा बच्चे के सामाजिक, ठीक है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक
आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ठीक है, नहीं है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गलती यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे नेगेटिव दिया रहता है, हम लोग पॉजिटिव देख के आ जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव अगर है तो हम लोग ऑप्शन भी क्या करेंगे, नेगेटिव ही मारेंगे। ऑप्शन ए हमारा है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। तो ये क्या है, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक मनोवैज्ञानिक हो गया हमारा, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, ये तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता में से कोई है नहीं। सामाजिक है कोई इससे, बिल्कुल नहीं, ये तो होगा नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी लग रहा है कि सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सांत्रिक यानी संगीत की आवश्यकता, जी हाँ ये भी सामाजिक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहनीय की आवश्यकता, तो ये भी हमारी सराहनीय सामाजिक अनुमोदन हो गया। यहाँ पे क्या बोला, नहीं है, तो ये भी हो जाएगा सामाजिक। तो नहीं का मतलब ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास जो है ये कहाँ, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में हो सकता है। ठीक है, किया जा सकता है ना, नेगेटिव तो है नहीं, हम लोग पॉजिटिव खोजते हुए चलेंगे। ठीक है, सभागार में भी हो सकता है, लेकिन उससे बेहतर है कि कक्षा और उसके पर्यावरण में उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उससे बेहतर तो ये हमारा है, बिल्कुल गलत है। घर में हो सकता है, लेकिन अगर पर्यावरण हमें सब मिल जाए, विद्यालय का भी माहौल मिल जाए, उसके पास पास का माहौल मिल जाए, तो वो घर से बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। खेल का मैदान, ये भी है संज्ञानात्मक विकास के लिए, लेकिन विद्यालय इस ऑप्शन ए से बेहतर इसमें कोई नहीं है। तो ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन ए में ये सभी चीज़ें आ जा रही हैं। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण जो है, इसमें सभागार भी आ गया, खेल का मैदान भी आ गया और घर का माहौल भी आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, डैश डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतिक माना जाता है। ऑप्शन ए है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। क्या अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। ठीक है, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, तो शिक्षक द्वारा अगर दिया जाएगा तो क्या अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत बनेगा, बिल्कुल नहीं। कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, हाँ ये हो सकता है। कक्षा में एकदम खामोशी रहना, क्या कक्षा में बच्चा एकदम खामोश रहेगा तो क्या अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत मिल जाएगा उसे, बच्चा सीख जाएगा अच्छे से, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा हमारा। ऑप्शन डी है कक्षा में अधिगम उपस्थिति, बच्चे कक्षा में पूरे भर दिए, 100-150 बच्चे भर दिए, तो क्या बच्चे सीख जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बच्चा जितना प्रश्न पूछेगा उसके मन की जिज्ञासा उतनी बढ़ेगी और उसे हर जिज्ञासा को दूर करने का अनुभव मिलेगा, मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है। बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। जी हाँ, बुद्धिमान बच्चा ऐसा करता है, तो ऑप्शन ही हमारा नहीं हो जाएगा। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, जो, जी हाँ, जो बुद्धिमान होते हैं वही अमूर्त रूप से सोचते हैं। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, बुद्धिमान लोग ही ऐसा कर सकते हैं। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, रटने की क्षमता, ठीक है, जहाँ भी ये रटने वाली क्षमता आ गया, ये क्या होगा, नेगेटिव हो गया। रटना, कंठस्थ करना, रटना, ये क्या है, नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव टू नेगेटिव जाके मिल जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमारा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कृति का अवसर घर से ज़्यादा बात नहीं करती। ठीक है, कृति अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें।
ऐसा शिक्षक कोई चाहेगा क्या कि बच्चे खूब बतियाएं? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई शिक्षक नहीं चाहेगा। तो ऑप्शन हमारा ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी है, कृति को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसी बात नहीं है, उसको अपना घर पसंद होगा, इसको बारे में हम कुछ सही नहीं कर सकते, तो बिल्कुल ये भी नहीं होगा हमारा। तीसरा हमारा है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो जो उसका विचार है, जो कहना चाहती है, वो स्कूल में उसको सुना जाता हो, उसके विचारों को समझा जाता हो, इसलिए वो ज़्यादा बोलती हो। लेकिन घर में उसको ये विचार का नहीं कोई सुनता नहीं है, तुम छोटी हो, बच्ची हो, मत बोलो, इस बारे में कुछ मत कहो, लोग ऐसा कहते होंगे। ठीक है, इसलिए वो घर पे बिल्कुल चुप रहती होगी और स्कूल में उसके विचारों का मान्यता मिलता होगा, सब उसके बातों को ध्यान से सुनते होंगे, समझते होंगे। ठीक है, उसका मान्यता मिलता होगा, ये सही हो सकता है हमारा। ऑप्शन डी है, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। अवसर पॉजिटिव चार्ज तो है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई अवसर दे के मार दिए। यहाँ पे उससे बेहतर ऑप्शन है कि उसके विचारों का मान्यता मिलता है। ठीक है, विचारों का मान्यता मिलता है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? ठीक, ऑप्शन हमारा है सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा समाजशास्त्र। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? बच्चे को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जब भी एक शिक्षक विद्यार्थी को क्षमता को समझने का प्रयास करेगा तो किसके द्वारा करेगा? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही करेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ऑप्शन ए है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम के से अलग करती है। नहीं भाई, नए अधिगम के साथ लेके चलते हैं हम उसे, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाता है। सिर्फ एक ही दिशा में क्यों सोचेंगे? चहुमुखी सोचना है, चारों तरफ सोचना है। ठीक है, बिल्कुल गलत हो गया। तो चलिए ऑप्शन सी देखते हैं। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास किया जाता है। जी हाँ, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास किया जाता है, बिल्कुल सही होगा हमारा। चलिए अगला देखते हैं। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। जी नहीं, ये भी पैना क्यों बनाएगी? बिल्कुल गलत होएगा, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत कौन करता है? चलिए देखते हैं। ये कह रहा है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। जी हाँ, पाठ्यचर्या का जो शब्दावली है इसमें आ गया है प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? मूल्यांकन प्रक्रिया। क्या मूल्यांकन प्रक्रिया होगा? बिल्कुल गलत, मूल्यांकन तो करना ही नहीं है। कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, ये भी बिल्कुल गलत होगा हमारा ऑप्शन। शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली शिक्षा वस्तु, ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से हमारा ये बिल्कुल सही आ रहा है। पाठ्यचर्या शब्दावली में विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, इसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पे आधारित है? शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर। शिक्षण पद्धति के सिद्धांत का भार दे दिया ना, सिद्धांत पर, ये तो नहीं होगा हमारा। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। जी हाँ, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दे दिया, अब वो भी साथ में विकास और वृद्धि भी जोड़ दिया, तो हमारा ऑप्शन ए बी सही हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। समाज शिक्षा की बात है ना भैया, तो मनोविज्ञान की बात करेंगे हम ना, समाजशास्त्र की बात क्यों करेंगे हम? अगला है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा।
शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। यहाँ पे हमें शिक्षण की खेल कूद पद्धति के मूल रूप से आधारित है ना, शारीरिक शिक्षा के बात में दे रहा है क्या? तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। ठीक है, यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव नियम। कि बच्चा कर क्या रहा है? अतीत के समान परिस्थिति में किसी नई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के रूप के प्रति अनुक्रिया कर रहा है। नई अनुक्रिया कर रहा है ना, तो सीखने का प्रभाव नियम ये नहीं है। ठीक है, सीखने का प्रक्रिया का अभिप्रवृत्ति नियम ये नहीं है, ये भी नहीं होगा। सीखने का तत्परता का नियम ये भी नहीं होगा। सीखने का सादृश्यता का नियम, जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्या है? नहीं दिया है। प्रतिभाशाली, दूसरों के साथ झगड़ा करना। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं क्या दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अभिव्यक्ति में नवीनता। जी हाँ, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका अभिव्यक्ति में नवीनता होता है, जिज्ञासा होता है उनके अंदर, सृजनात्मक विचार होता है। यहाँ पे अब ये हमारा क्या हुआ? ये तीनों प्रतिभाशाली बच्चों क्या गुण है, लेकिन यहाँ पे संकेत नहीं दिया है ना। और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव दोस्त हो गए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किस में करानी चाहिए? चलिए देखते हैं। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। अब विशेष बच्चों क्या अब विशेष विद्यालय में भेजेंगे? जी नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। विशेष विद्यालयों में जी नहीं, बिल्कुल गलत। विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा। भाई विशेष विद्यालयों की बात ही क्यों कर रहे हो? हमें विशेष विद्यालयों की बात ही नहीं करना यहाँ पे। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारा अन्य सामान्य बच्चों के साथ। जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि अगर हम विशेष कोई विशेष बच्चा है, विशेष मतलब कोई शारीरिक रूप से कोई विकलांग अगर बच्चा है जिसका आँख नहीं है, हाथ नहीं है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ठीक है, तो ऐसे बच्चों को हम क्या बिल्कुल अलग कर देंगे? भाई तुम अपने स्कूल में जाओ। होता है ऐसा, लेकिन बेहतर है कि सामान्य बच्चों के साथ उनका शिक्षा दी जाए, ताकि उनको ये ना महसूस हो कि अपने अंदर की हीनता की भावना ना आए, उनको ये ना लगे कि यार मैं तो कमज़ोर हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला हमारा है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। किसके प्रति सचेत होना चाहिए? चलिए देखते हैं। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। अरे भाई, उपयोगी और रोचक प्रक्रिया के लिए क्या उसको हम उपाधि देते फिरेंगे? अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल ये तो सही होगा नहीं। अगला है हमारा, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। जी हाँ, ये हो सकता है हमारा। प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीक भाषा का प्रयोग करना, ये भी नहीं होगा। अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करना, भाई तुलना तो करना ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्रियाओं में क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना है। विविध तरीकों का प्रयोग करना है, यहाँ हमें क्या देखना है? यहाँ पे इतना पढ़ रहे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या देखना है? विविध तरीके का प्रयोग करना। ऑप्शन यही हमारा पॉजिटिव है, यही हमको सही और गलत क्वेश्चन का समझ दिलाएगा। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया गणितीय विकास से? जी नहीं, डिसलेक्सिया जहाँ आ गया वहाँ पे गणित नहीं होगा। अगर डिस्ग्राफिया दे दिया, क्या दे दिया? डिसग्राफिया दे दिया तो वो गणितीय से होगा। पकड़ने का सबसे आसान तरीका ये है ग्राफ। ये जो ग्राफ है, ग्राफिया दिया, ये जो ग्राफ है, ग्राफ हम किस में बनाते हैं? मैथ में ही बनाते हैं, गणित में ही बनाते हैं। तो यहाँ पे गणित और यहाँ पे ग्राफ,
ठीक है। जब भी गणित की बात करें तो हम क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। जब भी डिसलेक्सिया दे दिया, लेक्सिया, तो लेक्सिया किससे होगा, पठन से होगा। ठीक है, किससे होगा, पठन से। मानसिक विकास से भी नहीं है, व्यवहार से भी नहीं है। डिसलेक्सिया किससे है, पठन से होगा। चलिए अगला देखते हैं अपना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को क्या भूमिका निभानी चाहिए। अग्रोन्मुखी मतलब आगे बढ़ चढ़ के बच्चों को हर चीज़ सिखाए। जी हाँ, ये हो सकता है। सहानुभूतिपूर्वक ले बाबू करते रहे, ये ऐसा कभी बच्चा सीखेगा क्या, कभी नहीं, गलत हो जाएगा। तटस्थ करके एकदम डांट टपट के ए चल सीख, क्यों नहीं सीखेगा, डंडा लेके 2-3 झापड़ लगा दिया, पढ़ 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 पढ़, बच्चा सीखेगा कभी, वो तो बेचारा अंदर अंदर मर जाएगा। बिल्कुल गलत है ये। और क्या है, नकारात्मक हमेशा नकारते रहेंगे, चलो हटो तुम्हारे बस की बात नहीं है, हटो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा कभी करते हैं क्या, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अग्रोन्मुखी होना यानी बच्चे को हर चीज़ के लिए आगे करना, तुम कर सकते हो, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भरना, तुमको ये करना है, उसको बड़े से बड़ी चीज़ को सहूलियत में बिल्कुल आसान तरीके से समझाएं। बच्चा जो चीज़ पूछे उसे हर चीज़ पूछने दें, उसके हर सवाल को ध्यान से सुने, उसका जवाब दें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आजकल के परिवार में क्या होता है, खासकर जो माँ बाप होते हैं, बच्चे कोई सवाल पूछते हैं तो कुछ सुनते ही नहीं है, 2-3 झापड़ लगा के भाग देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, उनकी सच्चाई को सुनिए। चलिए अगला देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। क्या है, निरंतरता का सिद्धांत है। जी हाँ, विकास कब निरंतर चलता रहेगा, बिल्कुल कंटिन्यू। जब से बच्चा पैदा हुआ जब तक मर नहीं जाता तब तक उसका विकास चलता रहेगा। एकीकरण के सिद्धांत है। जी नहीं, एकीकरण का सिद्धांत कैसे होगा, ये तो गलत हो जाएगा। अंतः क्रिया का सिद्धांत, ये भी नहीं है। अंतः क्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, ये भी नहीं है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत है। विकास की बात जहाँ आ गई वह क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। क्योंकि विकास जो है वो पैदाइश से लेकर, जब बच्चों का जन्म होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। सीखने की अंतःदृष्टि सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया, पावलोव ने दिया, जी नहीं। वाइगोत्स्की ने दिया, ये भी नहीं। जीन पियाजे ने दिया, जी नहीं। गेस्टाल्ट ने दिया, जी हाँ, गेस्टाल्ट जो थे ये सिद्धांतवादी थे, इन्होंने सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत दिया था। गेस्टाल्ट जो थे ये कहाँ के थे, जर्मन थे। कहाँ थे कि थे, जर्मन वैज्ञानिक थे गेस्टाल्ट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। क्या प्रौढ़ावस्था में होंगे, प्रौढ़ावस्था कब होगा, 18 के बाद होगा ना, तो उसमें तो होगा नहीं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ए हमारा। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह बनाते हैं, जब कब, पूर्व बाल्यावस्था में बिल्कुल नहीं, बाल्यावस्था में भी नहीं, किशोरावस्था में। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अपना आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, कौन कौन से, जल्दी से आप बताइए। एकिंसन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा या कोहलबर्ग द्वारा, किसने बताया है। बच्चों के बौद्धिक विकास की पहचान किसने की है, बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान किसने की है। जी हाँ, किसने किया है, पियाजे ने किया है। क्या क्या है 4 ठो, संवेदी गामक काल, ठीक है, पूर्व संक्रिया काल, मूर्त संक्रिया काल और औपचारिक संक्रिया काल। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको ये चीज़ दिया है, पहले या दूसरे क्वेश्चन में आपको ये चीज़ बताया गया है, पियाजे का ये 4 बौद्धिक प्रक्रिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा था बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का। अगला क्वेश्चन हम लोग लाएंगे हिंदी का। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, और अपने आपको इतने बेहतरीन तरीके से तैयार करिए, क्योंकि हर बार C-टेट का फॉर्म डालते हैं, निकलता नहीं है, 1000 रुपये सरकार को देके आ जाते हैं। इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। इस बार 1000 रुपये दे के वापस नहीं आना है, इस बार 1000 रुपये दे के सर्टिफिकेट लेकर आना है पासिंग का। ठीक है,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।